हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर संविधान का जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं संविधान से, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको संविधान के 3 लेक्चर अभी तक दिए जा चुके हैं, जिसमें पहले 2 लेक्चर में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं 31 क्वेश्चन का 2 लेक्चर दिया गया है। और यूपीएससी से पूछे गए संविधान के 1 लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर करंट अफेयर के क्विज चल रहे हैं, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, और इन सभी लेक्चर को जरूर देखिए। संविधान के लेक्चर को जो यूपीएससी वाले क्वेश्चन है उसको तो जरूर देखिए, क्योंकि यूपी पीसीएस भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज रहते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं, पता भी होता है तब भी गलत हो जाता है। कथन और कारण में समझ नहीं पाते हैं कैसे उसको किया जाए, चीज़ें पता होती हैं कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप अगर पॉलिटी एक बार पढ़े हैं तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए, 2 दिन 1 दिन में रिवाइज करिए उसको, और फिर ये लेक्चर देखिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उसको नोट कर लिया करिए। और लेक्चर के अंत में उसके सभी क्वेश्चन का आंसर किया करिए, खुद सर्च किया करिए। कोई सर्च किया है तो उसको देख ना लीजिए, खुद सर्च करिए, तब आपको चीज़ें याद होंगी। समय बहुत कम है, इस समय जो चीज़ें दिमाग में रहती हैं वही अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो वो आप सही कर पाते हैं। अभी सर्च करेंगे तो दिमाग स्ट्राइक करेगा। एग्ज़ाम के पहले का समय जो होता है उसमें दिमाग बहुत तेज़ चलता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, इसलिए तो बहुत रिलैक्स भी रहिए। रिलैक्स रहेंगे तभी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा के विषय में क्या सही नहीं भैया? यह भंग नहीं की जा सकती। हाँ, तो ये तो सही है, यह भंग नहीं होती, यह डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्व तो लोकसभा होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष कब से हो गया? 5 वर्ष तो लोकसभा वगैरह के कार्यकाल वगैरह हैं, तो इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत। अब एलिमिनेशन मेथड लगाइए, 2 गलत है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। लो आपका सही हो गया, 1 और 3 सही है। अब पढ़िए या मत पढ़िए, अब पढ़ लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है इनके सदस्यों का, इसीलिए यह भंग नहीं होती है ना। यही कथन कारण एक क्वेश्चन आगे है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं नहीं, 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। तो इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य कम से कम 30 वर्ष की आयु के होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य कम से कम 25 वर्ष की आयु के होने चाहिए, और जब पंचायतों का चुनाव होता है उसमें सदस्य कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात हो तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं अगर हम कि जो वोट देने की उम्र है, तो आपकी वोट देने की उम्र 18 वर्ष की गई है, 21 से 18 वर्ष की गई है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई है? ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। वही जो हम बताएं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अब विघटन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए राज्यसभा विघटन नहीं होता है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ओके, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सही होते हैं एग्जाम में, ऐसे यूपी पीसीएस पूछे जाते हैं। ये देखिए आरओ क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, स्टेटमेंट बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। ओके, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास धन विधेयक मनी बिल के केस में कोई भी शक्ति नहीं है। बस क्या शक्ति है? थोड़ा सा सुझाव दे सकती है, और 14 दिन के अंदर उसको भेजना भी होता है, और 14 दिन के अंदर नहीं भेजती तब भी पारित माना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, यह भी सही है। अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, अनुदानों की मांगों पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा मतदान कर सकती है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं हो सकती, तो राज्यसभा बनी काहे के लिए? चर्चा होती है भैया,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट पर चर्चा होती है, और बजट भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ओके, तो 1 और 2 सही हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है। सिफारिशों हेतु सिर्फ प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगर 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करेगी तो। अब यही चीज़ राज्य की विधान परिषदों के केस में होती है, यही चीज़ राज्य की विधान परिषदों के केस में होती है। तो किस आर्टिकल में ऐसी बात रखी गई है, लिखी गई है राज्य की विधान परिषदों के संबंध में, उसको आप लोग कमेंट करें, ठीक है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113, याद रखिएगा, 113 के अनुसार अनुदान मांगे, ग्रांट्स वगैरह लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट। आप लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा कि कौन से भारत के वित्त मंत्री हैं या वित्त मंत्री हैं जो, या फिर वित्त मंत्री थे जो सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे लोकसभा में, सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे, कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन और कारण है, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा द्वारा प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार कर लेनी चाहिए। राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लेनी चाहिए अनिवार्यतः, ये तो नहीं है। लोकसभा तो स्वतंत्र है, सिफारिशें मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ओके, और राज्यसभा 14 दिन के भीतर वापस भी नहीं करती है बिल, तब भी वो पारित माना जाएगा, है ना। तो ये शक्ति लोकसभा के पास है और यही शक्ति विधानसभाओं के पास भी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कथन जो है कि गलत है, कथन गलत है। तो अब कारण देखते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है, मतलब पहला गलत दूसरा सही है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कथन ए गलत है और किंतु आर जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी यानी फोर या फोर करिए, फोर यानी फोर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बातें की गई हैं, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। अनुसूची जो भी हैं उसको आप लोग सभी अनुसूची जाके पढ़िए, क्या क्या दिया गया पढ़िए, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में, यानी सब्जेक्ट जो हैं वो 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, सब्जेक्ट विषय। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। लैंग्वेज के बारे में 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। कमेंट करिएगा सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है, ये आपकी कमेंट होनी चाहिए। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बातें की गई हैं, उसमें प्रावधान कुछ किए गए हैं। तो 6वीं अनुसूची में किन किन राज्यों की बात की गई है, किन किन राज्यों की या राज्यों को छोड़कर बात की गई है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 दिए गए हैं। पहला कथन, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का।
ठीक है, और वह उसका सदस्य नहीं होता है। लेकिन उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन, चेयरमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपसभापति उसके सदस्य होते हैं, उसकी सदस्यों में से उन्हें चुना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या होता है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। एलिमिनेशन खेल लीजिए यहाँ पर, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर आपका सही। पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, एग्जाम में अभी पढ़िए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से IAS का क्वेश्चन आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। मनोनीत सदनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यह स्टेटमेंट सही है, सही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ओके, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों। और यही लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं वही राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के केस में भी भाग लेते हैं, ओके। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ एक केस दिया गया संविधान में और उसको डिफाइन भी नहीं किया गया, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन अगर करता है राष्ट्रपति, और कैसे संविधान का उल्लंघन होगा यह डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, याद रखिएगा, तभी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बहुत ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य, ओके। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। हमने बताया दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में हमने बात की, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया? क्वेश्चन आप सुन लिए होंगे, इसका आंसर आप करिएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे UPPCS वगैरह में। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, क्या कहा गया? अब यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बात सही, राष्ट्रपति कहाँ सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। IAS का क्वेश्चन आपका सही हो गया। दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ओके। तो आप लोग कमेंट करिएगा अनुच्छेद 80 में क्या है, अनुच्छेद 81 में क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा पारित किया जाता है जब संयुक्त बैठक होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 बैठेंगे 7 यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। अभी तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग की गई है। DBT ट्रिक है, DBT यानी डाउरी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और टेररिज्म से रिलेटेड केस में सबसे पहली बार डाउरी, फिर बैंकिंग, फिर टेररिज्म के केस में क्या हुआ है, संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, है ना। ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था कि सबसे पहले कब हुई थी, फिर कब हुई थी, फिर कब हुई थी, और केसेस दिए गए थे। तो 1, 2, 3 यहाँ पर ये होगा। UPSC का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, उसमें ये पूछा गया था। सेम लेवल UPSC का होता है और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके UPPCS में, ओके। आप कमेंट करिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक दोनों सदनों को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है, ऑर्डिनरी बिल तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हो तो यह लागू नहीं होती है। मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यह संविधान मतलब यह जो प्रक्रिया है कि संयुक्त बैठक की वह लागू नहीं होती है, याद रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे तो समस्याएं होंगी, UPSC में तो बनेंगे भैया, ऐसे बनते ही बने ही है।
यहाँ पर है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत हो जाता है। लोकसभा में लंबित है कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत हो जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, व्यापगत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा। अतः कथन एक असत्य है, कथन एक असत्य है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है, सत्रावसान हो गया तो व्यापगत हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर लिखा गया व्यापगत हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 107 के अनुसार व्यापगत नहीं होता है। ओके, ठीक है। जब लंबित विधेयक है लोकसभा में लंबित है, पेंडिंग है, ओके, तो व्यापगत नहीं होता है। और दूसरा कथन क्या किया गया, अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा, क्योंकि नई लोकसभा आएगी तो वह अपने हिसाब से कर सकती है। लोकसभा के द्वारा पारित अगर है तो वह जो कि विघटित हो जाएगी लोकसभा, तो उसका व्यापगत हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, अनुच्छेद 107 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। याद रखिएगा, लोकसभा में जो पेंडिंग होगा वह क्या होगा, व्यापगत नहीं होगा। यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यूपीएससी फिर पूछेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पूरी किताब छापती हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में, देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर धन विधेयक, मनी बिल की बात की गई है, मनी बिल अनुच्छेद 110 में कहा गया है, और फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक 117 में कहा गया है। 117 में 2 फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड की बात की गई है, ठीक है। तो एक में क्या होता है कि फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, सभी मनी बिल जो होती हैं वो फाइनेंशियल बिल होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बिल के बिल के अंतर्गत ही कहा गया है कि नंबर 1 मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत मनी बिल आती है, मतलब सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, यानी प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। ओके, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, दोनों सही है ना। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 110, इसको अच्छे से पढ़िएगा। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ओके, लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये केस याद रखिएगा। ओके, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यहाँ पर चारों सही हैं। ओके, 5वां स्टेटमेंट, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। वित्त विधेयक को, मनी बिल की बात होगी तो राज्यसभा रोक सकती है, लेकिन यहाँ वित्त विधेयक की बात की गई। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल के केस की तरह चलता है, तो यहाँ पर राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा भी रोक सकती है। जब ऑर्डिनरी बिल की केस की तरह जब वित्त विधेयक चलता है तो राज्यसभा ज़्यादा समय तक 6 महीने तक रोक सकती है, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 महीने तक रोक सकती है। तो ये गलत हो सकता है, हो सकता है क्या होगा, 14 दिनों तक ही नहीं रोक सकती। और 6वां, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर इनकार कर सकते हैं, मनी बिल के केस में इनकार नहीं कर सकते हैं। वित्त विधेयक का दूसरा केस जो हम बता रहे हैं कि 2 वित्त विधेयक होते हैं, फाइनेंशियल बिल प्रथम, फाइनेंशियल बिल द्वितीय, अनुच्छेद 117 जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां और 6वां गलत है। और 7वां स्टेटमेंट क्या है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। यस, जब ऑर्डिनरी बिल की बात है तो वित्त विधेयक एक ऑर्डिनरी बिल की तरह चलता है, तो राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। मनी बिल के केस में नहीं बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पेशल पावर है स्पीकर की स्पेशल पावर है, लोकसभा अध्यक्ष की स्पेशल पावर है। या 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। यह
प्रावधान, यह चीज़, यह पावर किसके नहीं है, किसके पास नहीं है? जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनके पास यह पावर नहीं है। ओके, अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड 4 में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक, धन विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। एक बार जाइएगा, एक बार फिर से इसको पढ़िएगा किताब में जहाँ पर आप पढ़ें, या फिर ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसको ही एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कई चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये गैर सरकारी विधेयक ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए। ठीक है, तो यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। मतलब जो मंत्री नहीं है वो क्या है? प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और निर्वाचित भले है, निर्वाचित है, लेकिन अगर मंत्री नहीं है तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाएगा अगर वो कोई बिल लेकर आता है। जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, जो निर्वाचित नहीं ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, अगला, गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति के कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा इस समिति के बारे में। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। ओके, अतः दिए गए उपयुक्त कथन में से ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हाल ही भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, लेकिन 2 बार मतलब 14 बार पारित किए जा चुके हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा लाया जाता है? जो मंत्री नहीं होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है भैया? बहुत 4 स्टेटमेंट दिए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कौन से नंबर के हैं? कमेंट करिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। बात सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। गलत गलत गलत। तीसरा स्टेटमेंट, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो विधानमंडल क्या करेगी? जब संचित निधि है, भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो किस अनुच्छेद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है और किस अनुच्छेद में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है? आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति पूरे तरीके से उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, वो अपना खुद का करता है ना। कोई अफसर कर्मचारियों का वहाँ पर नियुक्ति वगैरह खुद करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो खुद करते हैं, जैसे RO का एग्ज़ाम होता है तो हाई कोर्ट ही करवाता है, और भी कोई एग्ज़ाम हो हाई कोर्ट वगैरह के, सुप्रीम कोर्ट के, तो वो खुद अपने ही करवाते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। उच्चतम न्यायालय को संविधान का प्रहरी माना जाता है। प्रहरी का मतलब, संविधान का प्रहरी का मतलब कि क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्वेश्चन पूछा गया था, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ओके, अतः उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होता है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 और 4 सही नहीं हैं। ओके, चलिए
निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो संविधान वगैरह संशोधन का कार्य तो करती है संसद, तो संसद तो कर ही सकती है ना भैया, विस्तारित तो कर ही सकती है ना, संसद तो कर सकती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो होता है गलत हो जाता है। और सॉरी, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। बात सही है भैया, कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं हम भी, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, विस्तारित कर सकती है ना। यहाँ पर पूछा कौन से सही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा नहीं कर सकती, विस्तारित नहीं कर सकती। यहाँ पर सही है, संसद विस्तारित कर सकती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा थोड़े नियुक्त किए जाते हैं। देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ओके, तो इसलिए अनुच्छेद पहला स्टेटमेंट गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और अनुसेवक 229 के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसके द्वारा न्यायमूर्ति या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146 के 5 के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर राज्यों की भी बात की गई है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है उच्च न्यायालयों वाला, है ना, लेकिन यहाँ पर भारत की संचित निधि की ही सिर्फ बात की गई है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसको एक बार फिर से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 138, 146 और 229 याद रखिएगा, ठीक है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कौन कौन से कार्य हैं? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, सही बात है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, सही बात है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, सही बात है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो ये तो अलग बात है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श की बात अलग हो गई, तो वहाँ पर राज्यपाल का कोई हो नहीं है। शुरू के 4 जो हैं वो सत्य हैं, 5वां गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं, राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। कैसे? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कह सकता है, विवेकाधिकार, मतलब उसकी जो है कि कैसे डिस्क्रिशनरी पावर कह सकते हैं। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 200, और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 का, परंतु ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है राज्य वाला, तो राष्ट्रपति की एसेंट होती है, सहमति, ये 201 के तहत होती है। और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि 2 बार भी विधेयक आए तब भी राष्ट्रपति जो होता है कि वो उस पर एसेंट यानी उस पर सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, या फिर उसको रखे रह सकता है ना, 201 के तहत। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तथापि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। पदावधि के दौरान कोई दंडित कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। जब मतलब कि राज्यपाल हैं वर्तमान समय में, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई, दंडित कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा स्टेटमेंट, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 2018 पीसीएस प्री का IAS प्री का क्वेश्चन है, क्या है स्टेटमेंट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद
61 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधानानुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है राज्यपाल के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ऐसा सुझाव सरकारिया कमीशन ने दिया है 1983 का। सरकारिया कमीशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं। अभी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड यह कमीशन बना था, उसमें यह चीज़ कही गई थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ठीक है, IAS 2019 में पूछा गया। सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारी की अध्यक्षता में अन्य सदस्य और कौन थे? अन्य सदस्य B. शिरोमन तथा डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, इस 3 सदस्यों से रिलेटेड भी 2018-2019 पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया। B. शिरोमन, डॉक्टर SR सेन भी थे इस आयोग के सदस्य थे और सरकारिया तो हैं, RS सरकारिया तो थे ही। तो 1983 में गठित की गई थी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। अभी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस तो हमेशा पूछता है इसको, तो याद रखिएगा B. शिरोमन, R. सेन, डॉक्टर SR सेन रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये सुझाव दिए गए। यहाँ पर जो भी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपसे, मतलब टोटल आपके 50 60 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर करिए। 2-3 लेक्चर और दिया जाएगा संविधान का। अगर इतने लेक्चर आप कर ले जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में एक भी आपका गलत नहीं होगा। 12 जून के बाद हम यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर और जो भी लेक्चर हुए हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, 45 डेज प्लान के अंतर्गत जो है कि 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं जिसमें पॉलिटी के कुछ सेक्शन बचे हुए हैं, उसको संभवतः ल्यूसेंट से या फिर लक्ष्मीकांत से एक लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास है। एक लेक्चर नहीं, आपको इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है अभी वर्तमान समय में इतना समय नहीं है कि पीपीटी बनाएं। पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है। एक लेक्चर की पीपीटी कम से कम 4 से 5 घंटा लेता है और पढ़ाने के लिए जब बनाया जाता है तो बहुत दिमाग लगता है, कोई चीज़ गलत ना हो इसका बहुत ध्यान दिया जाता है ना। तो इकोनॉमिक्स संभवतः लूसेंट से कंप्लीट की जाएगी। लूसेंट को उठाकर हम देखेंगे और लूसेंट का लेवल होगा यूपीएससी लेवल तक, हम लूसेंट को लेकर जाएंगे यूपीएससी लेवल तक। और बचा हुआ एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अलावा, बचा हुआ है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का हमारा प्रयास है कि इन्वायरमेंट को हम कंप्लीट करें, घटना चक्र से पूरे क्वेश्चन कराएं, वहीं पर सब कंप्लीट हो जाए। जल्द ही प्रयास है कि 25 मई तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद और चीज़ें होंगी। तो आप लोग सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।